हेलो, वेलकम 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 टू द न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की सुपर 4 की जो मैच हुई है भाई। पहला जो इंडिया पाकिस्तान मैच हुआ था हमको लगा था कि बहुत ड्रामा हो गया यार, इससे ज़्यादा क्या ही ड्रामा होगा। लेकिन वो मैच ख़त्म होने के बाद तो असली ड्रामा चालू हुआ है यार। उसके बाद तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इतने ड्रामे किए, पीसीबी ने इतने ड्रामे किए और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। और जब सुपर 4 की मैच चालू हुई उसके बाद तो वो ड्रामा का लेवल यहाँ से बढ़ के एकदम इतना ऊपर आ गया था और बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग मैच हुई है, अलग ही मज़ा आया है। तो अब उसी सारी चीज़ों पे बात करेंगे आज के वीडियो में। वो मैच के बारे में भी बात करेंगे, क्रिकेट के बारे में भी बात करेंगे और ड्रामा के बारे में भी बात करेंगे। तो मिलते हैं इंट्रो के उस पार। जी, तो बात करते हैं भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का सुपर 4 का जो मैच हुआ था। और भाई मैं ड्रामा जो हुआ था सारा उसके बारे में वीडियो के एंड में बात करूंगा, तो अगर आपको वो देखना है तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो भाई सबसे पहले तो बात करते हैं टॉस के बारे में और जो पाकिस्तान टीम का टीम कॉम्बिनेशन था उसके बारे में। टॉस जीत के भाई इंडियन कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने बोला कि हम लोग बॉलिंग करेंगे, चेस करेंगे, क्योंकि ड्यू इतना नहीं आने वाला है ऐसा लग रहा है। और शायद उनका जो रीडिंग था वो भी सही था कि उतना ड्यू बाद में नहीं आया। और पाकिस्तान के कैप्टन ने भी बोला कि हम भी बॉलिंग ही करते हैं। हालांकि उन्होंने पिछले काफ़ी सारे मैचेस में, ये सब एशिया कप की बात नहीं करता हूँ, इससे पहले जो ट्राई सीरीज़ भी हो रही थी अफ़गानिस्तान और यूएई के साथ, उसमें भी बहुत बार बोला है कि हमारा एक प्लान है कि भाई हम लोग पहले बैटिंग करेंगे और स्कोर लगा देंगे और फिर कोई भी कंडीशन हो, ड्यू हो ना हो, कोई भी कंडीशन हो, हम लोग टारगेट डिफेंड करेंगे क्योंकि हमारी बॉलिंग ज़्यादा तगड़ी है। तो उस चीज़ से वो हट गए और उन्हें बोला हमको भी बॉलिंग करनी थी। तो वो मुझे लगा कि फेयर कॉल था कि यार ठीक है, यहाँ पे दुबई में इन जनरल चेज़ अच्छा होता है, हमको पता है ओवरऑल। और ड्यू का क्या है कि भाई कुछ कह नहीं सकते, कभी भी ड्यू आ सकती है और वो एडवांटेज मिल सकता है। तो आई थिंक वो तो सही डिसीजन था। लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्लेइंग 11 में जो चेंजेस हुए थे वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग थे। क्योंकि चलो आपने फ़हीम अशरफ को इन किया खुशदिल शाह की जगह, वो तो चलो अच्छा डिसीजन था कि एक आपके पास ऑलराउंडर होना चाहिए जो थोड़ी बहुत फास्ट बॉलिंग करे, क्योंकि आपका जो अटैक है वो स्पिन हैवी है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्पिन ही चलता है, थोड़ी फास्ट बॉलिंग भी चलती है, जो बाद में जाके हमको पता चला कि फास्ट बॉलर्स ज़्यादा इफेक्टिव थे, स्पिनर्स उतने इफेक्टिव नहीं थे। ये पिच पे थोड़ी बैटिंग फ्रेंडली पिच थी। लेकिन जो दूसरा चेंज था, उन्होंने हसन नवाज़ को ड्रॉप करके उन्होंने तलत को लिया, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग लगा कि भाई हसन नवाज़ ने भले ही अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन वो ऐसा प्लेयर है कि आपको जिस दिन चल गया उस दिन बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके देगा, मैच निकाल के देगा। क्योंकि इस साल पीएसएल में भी उसने बहुत सारे ऐसे मैचेस थे जो नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 पे खेलते हुए जिताए थे अपनी टीम को। और उन्होंने बहुत बैक भी किया है, बोला है कि जनरेशनल टैलेंट है और ये वो। तो भाई आप इतना सब बैक करते हो, इतने दावे कर देते हो कि जनरेशनल टैलेंट है, उसके बाद आप आके इंडिया की इतनी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच में उसको बिठा देते हो और ऐसे प्लेयर को ले आते हो जिसने पिछले कितने टाइम से क्रिकेट ही नहीं खेला है, वो आके सीधा इंडिया के लिए खेले, वो आके सीधा इंडिया के सामने खेलेगा। तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था मेरे लिए। और ये तो पार्शलिटी है भाई, हम सायम अयूब है, उसने तो 3-0 बनाए हैं, उसको आप बैक कर रहे हो, उसको आपका बैटिंग ऑर्डर भी चेंज करवा रहे हो, लेकिन हसन नवाज़ को आपने बिठा दिया। तो वो मुझे बहुत ही सरप्राइजिंग लगा। और उसके बाद चालू होती है भाई इंडिया की बॉलिंग। और पता नहीं इंडिया के प्लेयर्स क्या खा के आए थे, बटर क्रॉसो खाया था या बटर चिकन खाया था, क्या खाया था समझ में नहीं आया। इतने हाथ में बटर लगा हुआ था, इतने कैच ड्रॉप किए भाई, ऐसा लग रहा था एक टाइम पे तो कि भाई ये लोग जानबूझ के कैच ड्रॉप कर रहे ताकि लंबी बैटिंग मिले। उनको चाहिए कि भाई 190-200 रन बना दे पाकिस्तान ताकि हमको अच्छी से बैटिंग मिले। यार 120-130 रन में पीछे वाले बैट्समैन की बैटिंग ही नहीं आ रही है, संजू सैमसन बैठा रहता है, हार्दिक पांड्या की बैटिंग नहीं आती है और ऐसा चल रहा है। तो ऐसा लग रहा था कि जानबूझ के कैच छोड़ रहे, इतने कैच भाई 5 कैचेस छोड़ दिए है, मतलब नेक्स्ट लेवल। और पाकिस्तान की टीम भी एकदम ऐसा होमवर्क करके आई थी, ऐसा लग रहा था या एक अच्छे इंटेंट के साथ आई थी। उन्होंने अपना बैटिंग ऑर्डर भी चेंज कर दिया। साइम अयूब को, जिसके 3 डक्स हुए थे, उनको बोला कि आप 3 पे खेलो, फ़खर जमान को ओपनिंग करवाई। और आई थिंक वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मूव था एक तरीके से पाकिस्तान के लिए, क्योंकि
फ़खर जमान ने आते से ही मारना चालू किया। और साहिबजादा फरहान भी एकदम ऐसे खेल रहे थे कि ओपनर ऐसा नहीं खेलता है भाई, अच्छी बैटिंग दिखने में भी अच्छा होता है एक बैटर, वैसा दिख नहीं रहा था। वो बस पैर हटा हटा के मारे जा रहा था, पर उसका नसीब था कि उसके लग रहे थे, क्योंकि पहली ओवर में वो 0 पे आउट होने वाला था। वो अभिषेक शर्मा ने कैच को मिसजज किया और वहाँ पे उसका लक चल गया। और उसके बाद उसने पैर हटा हटा कि बुमराह को इतना मारा है यार, मतलब बुमराह जैसे बॉलर को इतना पाकिस्तान ने मारा। और आप सोचिए कि बुमराह को इतने रन पड़े हैं, हार्दिक पांड्या का भी दिन इतना अच्छा नहीं गया है बॉलिंग वाइज, देखोगे आप इतने रन दिए उन्होंने भी, और कुलदीप यादव ने भी ठीक ठाक रन दिए। उसके बाद भी पाकिस्तान 170 रन ही कर पाया है, और उसमें भी 5 कैच ड्रॉप किए इंडिया ने। तो भाई इतना सारा करने के बाद भी पाकिस्तान 170, मतलब एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान 225 भी कर सकता है आराम से, क्योंकि उनके 10 ओवर में 90 या ऐसा कुछ रन हो गए थे और एक ही विकेट गिरा था। और बहुत अच्छी बैटिंग थी और पिच भी काफ़ी अच्छा था, बैटिंग फ्रेंडली विकेट था, ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा स्लो हो। तो आई थिंक पाकिस्तान वो भी फ़ायदा नहीं उठा पाया मेरे हिसाब से। और फिर वो रोने चालू हो गए, फ़खर जमान को गलत आउट दिया है, गलत आउट दिया है। आई थिंक मेरे हिसाब से आप देखो तो भाई जो थर्ड अंपायर ने बोला कि कितने आपके पास एंगल है वो मुझे दिखा दीजिए, और डायरेक्टर ने बोला एक सामने का एंगल है, एक साइड एंगल है, वो 2 एंगल में उन्होंने दिखाया। तो भाई जो एक ग्लव्स में आगे एक पार्ट रहता है, वो ग्लव्स का पार्ट नीचे था और उसके ऊपर बॉल का टिप्पा गिरा था। तो मेरे हिसाब से तो आउट था, लेकिन वही है कि भाई इंडिया पाकिस्तान की गेम में कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो इधर के उधर हो जाए तो भाई पाकिस्तान वाले बहुत रोने लगते हैं कि भाई गलत आउट दे दिया, अंपायर भी के हुए हैं, बीसीसीआई ने मैनिपुलेट किया है, जय शाह का कारनामा है, ये सब चालू हो जाता है उनका, उनको कुछ आता नहीं है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से वो बहुत ही गलत था कि भाई आउट है तो आउट है, उसको आप पूरा ग्लोरीफाई कर रहे हो और कमेंट्री बॉक्स में बैठ के वकार यूनिस बोल रहे कि नॉट आउट है। भाई ऐसा नहीं होता, अंपायर ने डिसीजन दिया मतलब फाइनल, अब अंपायर को लगा कि आउट है तो आउट है, और आई थिंक वो आउट ही था, ऐसा नहीं था कि नॉट आउट था वो। और उन्होंने लोग बोल रहे हैं कि अंपायर ने बहुत टाइम नहीं लिया, तुरंत डिसीजन लिया, पर अगर आप ध्यान से क्रिकेट देखते हो ना तो आपको सुनाई देगा कि अंपायर ने 2 से 3 बार पूछा कि आपके पास कितने कैमरा एंगल्स है, और डायरेक्टर की भी आवाज़ आ रही है कि हमारे पास ये 2 एंगल्स है और इन 2 में से आपको देखना पड़ेगा, और उन्होंने वो 2 एंगल 2-3 बार दिखाए और उसके बाद अंपायर ने डिसीजन लिया है। तो ऐसा नहीं कि अंपायर ने हड़बड़ी में डिसीजन लिया है, उनके पास जितने एंगल अवेलेबल थे उस हिसाब से उन्होंने करा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, लोग बोल रहे इतने सारे कैमरा होते हैं ऐसा देख नहीं रहे, हर कैमरा का काम अलग अलग होता है। तो जो 2 कैमरास का एंगल आपको दिखाया गया है वो 2 कैमरा एंगल बॉल को फॉलो करते हैं और वहीं का उनको दिखाया गया है। बाकी कैमरास अलग अलग जगह पे फोकस करते रहते हैं, वो कोई प्लेयर पे फोकस कर रहे होते हैं या क्राउड में फोकस कर रहे होते हैं। आप अगर मैच लाइव देखने जाओगे ना कभी ग्राउंड में तो आपको रियलाइज़ होगा कि हर कैमरा का काम अलग अलग होता है, तो वो देखना पड़ेगा लोगों को, बिना सोचे समझे बस इंटरनेट पे आके कुछ भी बोले जा रहे हैं। तो आई थिंक वो मेरे हिसाब से तो भाई फेयर डिसीजन था, जितना अंपायर के पास जो एविडेंस थे उस हिसाब से उन्होंने डिसीजन दिया था और वो आउट था। और उसके बाद भाई साहिबजादा फरहान इतना कुछ खेल रहा था, पता नहीं, ऐसा लग रहा था कि भाई वो एक छक्का मारता है, फिर 7-8 डॉट बॉल खेलता है, फिर 1-2 चौके मारता है, फिर वापस 6-7 डॉट बॉल खेलता है। भाई आप 35-40 बॉल में 50 बना रहे हो और उसके बाद आपको 7 रन बनाने के लिए 11-12 बॉल लग रही है, तो वो तो कैसी आपकी T20 की इनिंग, और फिर आप सेलिब्रेट भी कर रहे हो। चलो आपकी मर्ज़ी, आप जैसे सेलिब्रेट करना चाहो उसमें कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन इतना फिर उसमें घमंड दिखाना, और हार्दिक पांड्या को वो बोल रहा है कि चल बॉलिंग कर और ये सब। और हमने देखा कि जो पाकिस्तान टीम को हैंडशेक का मना किया था पहली मैच में, उसके बाद उनको बहुत गुस्सा आ गया था और एक अलग ही जानबूझ के वो लोग पोक करने की कोशिश कर रहे थे जब उनकी बैटिंग भी चल रही थी। तो तभी से इंडियन प्लेयर्स थोड़ा गुस्सा हो गए थे, लेकिन इंडियन प्लेयर्स ने बॉलिंग करते टाइम एक भी बार उन्होंने कुछ भी स्लैज नहीं किया। उनके पास ऑप्शन होता तो वो 2 ही पाकिस्तानी प्लेयर्स होते हैं बैटिंग के टाइम पे, पूरी टीम उन पे चढ़ जाती, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। पर वो मुझे लगा कि ओवर द टॉप उन्होंने पहली इनिंग में कर दिया था, फिर इसलिए इंडियन टीम को करना पड़ा। लेकिन बैटिंग की अगर बात करें तो भाई उन्होंने 10 ओवर में 90 रन बना लिए थे पाकिस्तान ने। उसके बाद आपके 11वीं ओवर से 16 ओवर तक इतने कम रन बने हैं, मतलब शायद 20-25 रन या ऐसा ही कुछ बना था, या 40 रन बने होंगे मैक्स टू मैक्स।
वो तो अच्छा था कि उनको लास्ट 2 ओवर्स में वापस से अच्छे खासे रन मिल गए। शिवम दुबे की एक ओवर बहुत ज़्यादा रन की निकल गई, हार्दिक पांड्या और बुमराह की भी ओवर्स थोड़े ज़्यादा रन्स की निकल गई, नहीं तो उनका स्कोर 170 भी नहीं होता, वो 150 तक ही रुक जाते। उस हिसाब की बैटिंग कर रहे थे। और जो मैं बोल रहा था सिलेक्शन, जो तलत को उन्होंने सिलेक्ट किया है उसको 4 नंबर पे भेज दिया, जबकि आपका प्लेटफॉर्म सेट हुआ है। आपको फ़खर जमान ने अच्छा स्टार्ट दिया था और फिर साइम अयूब और साहिबजादा ने भी आपको अच्छा खासा स्टार्ट दिया था, अच्छी खासी बैटिंग पार्टनरशिप करके दी थी। उसके बाद आप वहाँ पे कोई हार्ड हिटर को भेज देते। अगेन मैंने नोटिस किया कि ये लोग लेफ़्ट राइट कॉम्बिनेशन करने की कोशिश करने गए। भाई लेफ़्ट राइट कॉम्बिनेशन का एक थोड़ा सा सेंसिबल तरीका होता है, थोड़ा सोच समझ के करना होता है। आपके पास जो भी लेफ्ट हैंडर है उसको भेज दिया, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे शायद वो लेफ्ट हैंडर में शाहीन शाह अफरीदी को भी भेज सकते थे या कोई और मोहम्मद नवाज़ को भेज सकते थे जो अच्छी हिटिंग करते हैं। मतलब वो लोग टाइम नहीं लेते, वो आते हैं, उनको बोलो कि आप पहली बॉल से चौके छक्के मारने की कोशिश करो। ऑलरेडी इंडिया प्रेशर में है, बुमराह को रन पड़ गए हैं, पंड्या को रन पड़ गए हैं, कुलदीप को भी इवन रन पड़ गए, तो वहाँ पे आप अफरीदी को भेज देते या नवाज़ को भेज देते। पर उन्होंने वहाँ पे तलत को भेजा, जो बेचारा पहली मैच खेलने आया था, इतना अंडर प्रेशर था, इतनी घटिया इनिंग खेल के गया है, वो इतने बॉल ख़राब किए और ऊपर एक छक्का भी लगाया था। जितने रन बनाए उसमें एक छक्का भी लगाया था, उसके बाद भी इतने कम रन बने और इतने ज़्यादा बॉल यूज़ किए। और उसके बाद तो यार उनका कैप्टन, उसकी भी कोई एवरेजेस नहीं है, ना ही उसके स्ट्राइक रेट है, पता नहीं वो टीम में कैसे फिट इन होता है। उससे ऊपर से वो कैप्टन भी बना हुआ है, तो कोई भी उनके बैटिंग ऑर्डर जो था बौखलाया हुआ था, क्या करना है क्या नहीं करना है समझ में नहीं आ रहा था। और 10वें ओवर के बाद इंडिया की बॉलिंग ने उनको पकड़ लिया था कि भाई अब आपको नहीं जाने देंगे, 10 ओवर में आपने रन बना लिए, अब बहुत हो गया, अब ज़्यादा हो रहा है, अब नहीं होने देंगे। और फिर तो पाकिस्तान की बैटिंग ने भी काफ़ी हेल्प कर दी कि भाई आप लोग मत, हम करेंगे ही नहीं, हम रन ही नहीं करेंगे, आप प्लेयर सारे अंदर बुला लो तो भी हम चौका छक्का नहीं मारेंगे, ऐसा लग रहा था। और फिर मोहम्मद नवाज़, क्या भाई इतना प्लेयर, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला प्लेयर कैसे आउट हुआ है, रन आउट हुआ है, बस चल रहा है, जिसके पास बॉल गई है उसको भी नहीं देख रहा है कि भाई वो थ्रो मार रहा है कि बॉल बॉलर को दे रहा है, क्या कर रहा है। बॉल डेड नहीं हुई है तो भी क्रीज के बाहर घूम रहा है, ऐसे तो वैसे नहीं चलेगा भाई। सूर्या ने जो थ्रो मारा है और आउट कर दिया, मज़ा आ गया। और पर शायद पाकिस्तान टीम के लिए वो अच्छा हो गया क्योंकि वो आउट हो गया तो उसके बाद फ़हीम अशरफ आ सका और वो ज़्यादा अच्छे से रन मार के गया। अगर नवाज़ खेल रहा होता तो शायद 160 या 155 ही होते इनके। वो तो अच्छा है कि फ़हीम अशरफ आ गया तो 170 तक तो पहुँचे। और भाई ये मुझे समझ में नहीं आता है कि भाई मोहम्मद हारिस आपका एक प्लेयर है जिसकी स्किल ही वही है कि वो 5 बॉल में 10 रन 15 रन मारने वाला प्लेयर है, वो 200-250 के स्ट्राइक रेट से खेलने वाला प्लेयर है, उसको आपने भेजा ही नहीं। आप मोहम्मद नवाज़ को भेज रहे हो, आप फ़हीम अशरफ को भेज रहे हो, लेफ़्ट राइट कॉम्बिनेशन के चक्कर में आपने मोहम्मद हारिस को भेजा ही नहीं, जिसका काम ही टीम में वो है कि वो बड़े बड़े चौके छक्के मारे। तो भाई मेरे को लगता है माइक हैसन भी पगला गया है वो कैंप में रहते हुए, या कैप्टन उनका पगला गया है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा फ़नी इनिंग्स थी, हमारी फील्डिंग के हिसाब से भी फ़नी थी और उनकी बैटिंग के हिसाब से भी फ़नी थी। लेकिन एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि यार अच्छा खासा स्कोर हो गया, क्योंकि दुबई की जो पिच रहती है उसका एक बिहेवियर रहता है कि भाई स्लो होती है, टर्न होती है और इतनी अच्छे से बैटिंग नहीं करी जा सकती उस पर, ऐसा एक परसेप्शन बना हुआ है। लेकिन वो जो पिच थी वो थोड़ी बैटिंग फ्रेंडली पिच थी। और फिर जब सेकेंड इनिंग्स चालू होती है फिर तो भाई ड्रामा ही ड्रामा, मतलब नेक्स्ट लेवल ड्रामा हुआ है। और पहली बॉल से ही ड्रामा हुआ है भाई। शाहीन अफरीदी ने आके जैसे ही पहली बॉल डाली, भाई पहली मैच में अभिषेक शर्मा ने आगे आके चौका मारा था तो उसको पता था कि भाई ये बाउंसर डालने वाला है पहली बॉल, और जो बाउंसर डाली है और उसने छक्का मारा है भाई, वहीं से चालू हो गया। और सिर्फ छक्का नहीं मारा था, वहाँ पे जाके उसको 2 गालियाँ और दी भाई, मज़ा ही आ गया एक अलग लेवल का कि बहुत टाइम बाद यार, इतने सालों से इंडिया पाकिस्तान देख रहे हैं, ये बीच में तो ऐसा हो गया था कि फ्रेंडली मैचेस हो रही है, सब हंस रहे, गले मिल रहे, खुश हो रहे, कोई फायर नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, ऐसा लग रहा है बस हाँ हाँ ही हो रहा है। यार विराट कोहली तक स्लेज नहीं कर रहा है पाकिस्तान की टीम को, इतना बुरा लगता था। लेकिन जो भाई अभिषेक शर्मा, पंजाबी लड़के हमारे गिल और शर्मा, जो उन्होंने स्लेज करना चालू किया है, मतलब भाई एक एक चौके के बाद, एक एक छक्के के बाद उनको सुना रहे कि बॉल लेके आ, जहाँ वहाँ से ये कर, देख कहाँ गया है बॉल, और ऐसी क्या स्लेजिंग करी है भाई। और सारी गालियाँ भी दी बढ़िया, एक एक शब्द जो यूज़ किए हैं।
मतलब क्या ही डिक्शनरी में से निकाल निकाल के यूज़ किए हैं, विराट कोहली की डिक्शनरी से निकाल निकाल के यूज़ किए, मज़ा ही आ गया। और भाई जो पिटाई करी है, जो बॉलर आ जाए भाई, साइम अयूब आ जाए या अबरार आ जाए, शाहीन अफरीदी आ जाए या हारिस रऊफ, जो भी आए सबको मारा भाई। और शुभमन गिल भी एकदम किलसा हुआ था भाई। शुभमन गिल जो पिछली ओमान वाली मैच में गंदा आउट हो गया था ना, और पाकिस्तान वाली मैच में भी वो जल्दी आउट हो गया था, उसको लगा था कि यार ये इन लोग के सामने रन नहीं बनाऊंगा तो कब बनाऊंगा यार। और उसने जो मारना चालू किया भाई, वो एक शाहीन अफरीदी को आगे आके कवर्स में जो एक चौका मारा है, ऐसा लग रहा था कि थप्पड़ मारा है यार शाहीन के मुंह पे, और ऊपर से गाली और दे दी यार शुभमन गिल ने शाहीन अफरीदी को। शाहीन अफरीदी ने देखा तक नहीं, मुड़ के वापस चला गया भाई, इतनी बेइज्जती करी है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। और भाई ये अभिषेक शर्मा जिस लेवल पे बैटिंग करता है, अलग ही मज़ा आता है भाई। टचवुड ऐसे ही बैटिंग करता रहे, मतलब उसने बैट से तो धोया, लेकिन जो बोल बोल के धोया है और जो हारिस रऊफ को धोया है, वो अलग ही मज़ा आया। हालांकि जब शुभमन गिल आउट हुआ 100 के बाद, तब हमको उसके बाद आराम से मैच जीत जाना चाहिए था, 5 ओवर पहले मैच ख़त्म करना चाहिए था। लेकिन वहाँ पे सूर्या और संजू सैमसन की विकेट भी गिरी, और बीच में बहुत ज़्यादा 10 ओवर के बाद गेम स्लो हो गया हमारा, कि भाई जैसे ही गिल आउट हुआ और सूर्य कुमार यादव बहुत ही रैंडम उनका जो फेवरेट शॉट है वो मारते हुआ आउट हुए। चलो अच्छा था, उनका एक थिंकिंग अच्छी थी कि जल्दी मैच ख़त्म करे, वो आउट हो गए। उसके बाद संजू सैमसन थोड़े अटक गए थे ऐसा लग रहा था, और तिलक वर्मा भी नहीं हिल पा रहे थे। लेकिन अच्छा था कि तिलक वर्मा ने थोड़ा कुछ ना कुछ करके चौके छक्के निकालते रहे, वो ऐसा नहीं था कि एकदम ही चिपक गए। संजू सैमसन बहुत ही ज़्यादा स्क्रैची लग रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि वो फ्लो टूट गया उनको जो लोअर ऑर्डर में बैटिंग करवा रहे। तो आई थिंक संजू सैमसन की यूटिलिटी बहुत ही कम हो गई है, वो टॉप ऑर्डर में जो उनकी यूटिलिटी है वो नेक्स्ट लेवल की। आई थिंक ये इंडियन टीम को देखना पड़ेगा, ये बस एशिया कप की बात नहीं है, आने वाले वर्ल्ड कप की भी बात है, कि अगर पॉसिबल है तो भाई संजू सैमसन को 3 नंबर पे खिला दो, और सूर्या 4 नंबर पे खेलेगा, और तिलक 5 पे खेल सकता है भाई। तिलक वर्मा ने काफ़ी इम्प्रूव करी है अपनी गेम को, उसकी पावर हिटिंग भी है, स्पिन के सामने भी अच्छा खेलना लगा है, तो उसकी इम्प्रूवमेंट हुई है। पर संजू सैमसन जैसे प्लेयर को आपको अगर यूटिलाइज़ करना है तो नंबर 3 पे करो यार, ये एक सजेशन हो सकता है, ये एक इम्प्रूवमेंट पॉइंट हो सकता है इंडियन टीम के लिए, कि भाई संजू सैमसन को नंबर 3 पे खिलाओ, सूर्य कुमार यादव 4 पे खेल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर 5 पे आप खिला दो यार तिलक वर्मा को, कोई इश्यू नहीं है यार। तो मेरे हिसाब से, और मुझे लगता है कि वो करना चाहिए, नहीं तो संजू सैमसन की यूटिलिटी नीचे बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है यार। संजू सैमसन को वो चाहिए, वो अगर वो पावर प्ले में खेल रहा है तो वो चौके छक्के मार सकता है आराम से, वहाँ पे उसकी गेम वो सिंगल लेने वाली नहीं है, उसको चाहिए वो ब्रेक फ्री चाहिए, उसको चाहिए कि एक साथ 1-2 चौके मिल जाए या एक आध छक्का मिल जाए, वो उसके बाद सेटल हो जाता है। लेकिन वो सेटल होने से पहले बहुत ही स्क्रैची लगता है, और वो ऐसा लग रहा था एक टाइम पे कि यार वो संजू सैमसन की इनिंग की वजह से कुछ गड़बड़ तो ना हो जाए। लेकिन फिर हार्दिक पांड्या ने और तिलक वर्मा ने संभाल लिया और मैच ख़त्म किया। लेकिन अब बात करते हैं भाई जो ड्रामा हुआ है, मतलब अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने तो जो गालियाँ दी है हारिस रऊफ को और शाहीन अफरीदी को, और इनफैक्ट सारे बॉलर्स को दे रहे थे वो लोग तो। और हारिस रऊफ एक ऐसा प्लेयर था जो बार बार उंगली कर रहा था, और इंडियन क्राउड को भी उसने नहीं छोड़ा है। मतलब उसकी जो ऊँची हरकतें जो बोलते हैं ना भाई, कि उसको कोहली कोहली चिल्ला रहे हैं। आप 2 साल पहले या 1 साल पहले तो बड़ा बोलते थे कोहली को आके वीडियो कैमरा पे कि भाई आप, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ कोहली कोहली चिल्लाते हैं यार, आज तक नहीं भूले, तब तो बड़े खुश होके बोल रहे थे। अब अचानक से तुमको क्या हो गया कि भाई तुमको इशू हो गया कोहली के नाम से, या आपको चिढ़ा रहे हो उससे, तो गंदे गंदे इशारे कर रहा है कि भाई तुम्हारे जेट गिरा दिए, वो कर दिए। भाई इतना है तो भाई पॉलिटिक्स में जाके बैठ जा, क्रिकेट मत खेल, क्योंकि वो इशारे करने के बाद तूने जो गंदी बॉलिंग करी है उसका क्या जवाब देगा, किसको मुंह दिखाएगा भाई। और उसके घर वाले और उसको चढ़ा रहे हैं कि मैच तो हार गए हम, बैटल जीत गए, वॉर जीत गए। कौन सी वॉर जीत गए भाई, कहाँ वॉर जीत गए, क्या दिखा रहे हो आप, फालतू की फॉल्स चीज़ों पे आप आके मैदान में ये सब कर रहे हो और लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। आप ही नीचे दिख रहे हो, क्योंकि इंडियन बैटर्स ने तो आपको गाली भी दिया और आपको ऐसा मारा कि आपको याद रहेगा कि इंडिया के बैटर्स कैसे मारते हैं। और सिर्फ विराट कोहली नहीं मारेंगे, आपको ये कल का आया हुआ बच्चा अभिषेक शर्मा और ये शुभमन गिल भी मार रहे हैं। वो जो इंटरव्यू दिया था ना कि विराट कोहली ने मेरे को मार दिए चलेगा, हार्दिक पांड्या और कोई बैटर मारता तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो भाई अब लगा, अब रोहित शर्मा ने तेरे को 2023 वर्ल्ड कप में मारा, अभी 2025 एशिया कप में अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने भी तेरे को मारा,
और अभी आगे आके लिख दे, अभी और भी तू मैच खेलेगा ना तो इसमें और लोग तेरे को मारने वाले हैं, तिलक वर्मा और ये सब मारने वाले हैं। सूर्य कुमार यादव को जो तू आउट करता रहता है ना, एक आध मैच में तू अगर उसके बैट पे आ गया तो वो भी तेरे को ऐसा मारने वाला है ना, तू याद रखेगा कि भाई ये इंडियन टीम से पंगे नहीं लेने हैं, कुछ नहीं करना है। और उसको पता है यार कि उसका करियर अब ख़त्म हो चुका है, उसका 32-33 साल हो गए, उसकी बॉलिंग में कोई दम नहीं रहा है। अब वो जाएगा या तो पॉलिटिक्स ज्वाइन करेगा या टीवी पे बैठ जाएगा या यूट्यूब चैनल चालू कर लेगा, वही करेगा। तो उसको पता है कि यहाँ से ऑडियंस आने वाली है, ये सब करूँगा तो फेमस हो जाऊँगा पाकिस्तान में, क्योंकि बॉलिंग से तो कुछ हो नहीं रहा है। तो भाई ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और फिर जो इंडियन टीम ने तो दिया जवाब भाई, मार मार के दिया, और फिर हैंडशेक भी नहीं किए भाई। वो एक बहुत ही बढ़िया क्लिप आया था गौतम गंभीर का, जिसमें सूर्य कुमार को बुला रहे कि भाई अंपायर से तो हाथ मिला ले यार, उसकी क्या गलती है। तो भाई मज़ा आ गया। और फिर भाई अभी तो पता चला है कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पिछली बार मैच रेफरी की कंप्लेन करी थी, इस बार थर्ड अंपायर की है उन्होंने कंप्लेन कर दी है कि उसने गलत डिसीजन दिया। काय का गलत डिसीजन भाई, पूरे वर्ल्ड ने देखा है, बॉल पूरा हाथ में जाके गिरा हुआ है, और अब कुछ ना कुछ आपको बस चाहिए कि मैच हार गए तो उसके बाद क्या क्या कर सकते हैं। तो भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा फ़नी और इतना ज़्यादा क्रेज़ी मैच हुआ, मज़ा आ गया। और मुझे तो लगता है कि अगर और एक बार मिल गए ना तो इंडियन टीम और तगड़ा परफॉर्म करेगी, क्योंकि इस बार बहुत ही गंदी फील्डिंग करी है इंडियन टीम ने। तो अगर इंडियन टीम की फील्डिंग अच्छी हो गई और बुमराह को अगर गुस्सा आ गया तो बुमराह ऐसी बॉलिंग करेगा ना, ये साहिबजादा फरहान को और इन लोग को तो यॉर्कर मार मार के बोल्ड करेगा। मैं बता रहा हूँ बुमराह बहुत गुस्से में चल रहा होगा। जितना मैं बुमराह को जानता हूँ, मतलब जो देखा है बुमराह को हमने ओवरऑल, इतना बड़ा ईगो है बुमराह का। उसको बहुत बुरा लग रहा होगा कि उसका एशिया कप इतना अच्छा नहीं जा रहा है, तो वो वेट कर रहा है एक ऐसी मैच का जहाँ पे उसके 3-4 यॉर्कर गिरे और 1-2 विकेट मिल गई। तो भाई फिर बुमराह से कोई नहीं बच सकते। ये फरहान वरहान जो बंदूक के सेलिब्रेशन कर रहे हैं ना, वो बंदूक के उनके पैरों में गिरेगी और स्टंप में बॉल घुसेगा भाई, ये लिख के दे रहा हूँ मैं। क्योंकि बुमराह द बीस्ट को भाई जगाओ मत, और मुझे लगता है कि इन लोग ने जगा दिया है बुमराह को। इतना बुरा किसी ने भी नहीं पीटा है, और बुमराह के अब वो ईगो पे लग गई है। अब बुमराह बहुत मारने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग करने वाला। और अगर नहीं भी कर पाए यार कोई दिक्कत नहीं है, हर मैच में थोड़ी ना बुमराह करके देगा। आप सोचो बुमराह भी नहीं चला, कुलदीप की भी एक ही विकेट मिली, हार्दिक पांड्या ने भी एक ही विकेट ली, फिर भी इंडिया ने सिर्फ 170 रन करने दिए। तो भाई इंडियन बॉलिंग को तो दाद देनी पड़ेगी, लेकिन इंडिया को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये बॉलिंग से आप वर्ल्ड कप नहीं जीत पाओगे। आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे यहाँ पे। आप शिवम दुबे को खिलाने के लिए एक बॉलर कम खिला रहे हो, हालांकि शिवम दुबे बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन बुमराह का चलना ज़रूरी है। लेकिन कुछ तो है जो यूएई में हमारे फास्ट बॉलर्स नहीं चले, चैंपियंस ट्रॉफी में मोहम्मद शमी भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, और एशिया कप में अब बुमराह नहीं कर पा रहे। कुछ तो इश्यू है, वो मैं आपको डिटेल में एक वीडियो बनाऊँगा, वहाँ पर बताऊँगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय।